Hello everyone, I am Dr. Madhusudan Patodia. I am working in नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे, हमारे उन दोस्तों के बारे में जो जिन्होंने 50 क्रॉस कर लिया है, आधा 50 क्रॉस कर लिए जिन्होंने, उनके बारे में आज बात करेंगे हम। प्रोस्टेट क्या है? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है, क्यों ये प्रोस्टेट की बीमारी होती है। तो हमारा एक जवाब होता है कि प्रोस्टेट एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे कि हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती है, वैसे ही प्रोस्टेट भी बढ़ता है। पर प्रोस्टेट की लोकेशन ऐसी है, यूरिथ्रा के चारों ओर है हमारे यूरिनरी पैसेज में। तो अगर वो प्रोस्टेट बढ़ेगा विद एज तो वो प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा है उस पर प्रेशर डालेगा और यूरिन के रास्ते में रुकावट होगी और उससे सिम्टम्स आएंगे। तो एक्चुअल में ये कोई डिजीज़ है ही नहीं। तो इसको ना तो हम रोक सकते हैं क्योंकि ये तो एक एजिंग प्रोसेस है, और इसके होने की वजह कि एजिंग है, जिसको ना एजिंग को हम रोक सकते हैं। कुछ एजिंग की वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं और उसी वजह से प्रोस्टेट बढ़ता है। तो प्रोस्टेट को बढ़ने से तो ना तो हम रोक सकते हैं। फिर ये बात आती है कि प्रोस्टेट की सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम जानें कि हमारे प्रोस्टेट की हमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बार बार आने लगता है, यूरिन की स्ट्रीम पुअर हो जाती है, यूरिन करने के लिए रात को उठना पड़ता है, यूरिन करने पे रोक नहीं पाते हैं, तुरंत से जाना पड़ता है, या यूरिन करने पे जलन भी होती है, कई बार ब्लड भी आ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ख़ासकर अगर 50 की एज हम क्रॉस कर चुके हैं तो मोस्ट लाइकली हमें प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम है और हमें मेडिकल एडवाइस उसमें ले लेना चाहिए। फिर ये बात आती है कि अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और हल्की फुल्की है तो क्या इसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन तो, या फिर कुछ हमारे बदलाव कर सकें हमारे लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में, जिससे कि इसकी प्रॉब्लम को हम कुछ टाल सकें, रोक तो नहीं सकें। तो एक तो ये है कि वेट हम अपना कंट्रोल करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से खाने में, जैसे कि गरिष्ठ खाना हम ना खाएं, कम खाएं, रात को शाम को 7 बजे के बाद हम पानी कम पिएं, जिससे रात को हमें उठना कम पड़े, चाय कॉफ़ी शाम के बाद हम कम लें, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। कॉन्स्टिपेशन का भी रिलेशन होता है यूरिनरी प्रॉब्लम से। सुबह शाम थोड़ी एक्सरसाइज करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से और प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है उसके इनिशियल स्टेज को टाला जा सकता है, कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में, जिसको आप स्टेज 1 कह दो, ग्रेड 1 कह दो, या माइल्ड सिम्टम्स कह दो। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता करते हैं जब भी पेशेंट हमारे पास आता है कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कि नहीं है, या फिर कितनी है। और उन टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय ए ट्रेंड डॉक्टर, बाय ए यूरोलॉजिस्ट। उस एग्जामिनेशन में सारी हिस्ट्री, उनके क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, उनको कोरिलेट करना, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके अलावा फिर हम सेकेंड स्टेप जाते हैं, उनके कुछ ब्लड टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम PSA, जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करते हैं, सोनोग्राफी, जिससे हम प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है, किडनी पे कितना प्रेशर डाल रहा है, साइज क्या है, कुछ यूरिन रुक तो नहीं रहा है ब्लैडर में, ब्लैडर कैसा है, ब्लैडर वेलनेस पे ये प्रोग्राम है। तो प्रोस्टेट जब भी बढ़ता है तो वो ब्लैडर पे ही प्रेशर डालता है, ब्लैडर की ही फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है और उसी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और यूरिनरी फ्लो, इन सब को चेक करके डिसीज़न लेते हैं कि प्रोस्टेट की जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रीटमेंट फॉलो होता है।
कुछ लोग पूछते हैं कि 60 ग्राम का प्रोस्टेट है और फिर भी हमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, और कुछ लोगों को 40 ग्राम्स के प्रोस्टेट में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो क्या लोग पूछते हैं कि साइज़ कितना साइज़ हो कि हमें दवा लेनी चाहिए या सर्जरी पे जाना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है इनसे हम केवल साइज़ ही नहीं देखते, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है, यूरिन का फ्लो कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, ब्लैडर कैसा है, ये सब चीज़ें ओवरऑल मिला के तय करती हैं कि पेशेंट को किस थेरेपी की ज़रूरत है। केवल ऑब्जर्वेशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का या दवाओं का या सर्जरी का केवल एक साइज ही मैटर नहीं करता। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन से हम तय करते हैं कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। तब अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं पेशेंट को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन, इनसे ही हम प्रोस्टेट को कंट्रोल कर पाते हैं या कुछ महीने कुछ साल उस ऑब्जर्वेशन से ही निकाल देते हैं। अगर पेशेंट को मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो फिर हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे लेते हैं। मेडिसिन हम उनको देते हैं, बहुत ही कम 1 या 2 मेडिसिन पर डे की लेते हैं। पर हाँ, मेडिसिन से बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में मेडिकल मैनेजमेंट से भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते, उनको हमें फिर थर्ड स्टेप यानी सर्जरी पे भी जाना होता है। ऐसी सीवियर सिम्टम्स हैं उनमें भी हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। मेडिकल मैनेजमेंट के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक गोली रोज़ ली और आराम है, पर क्या है कि कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि एक इकोनॉमिक बर्डन डेली का पड़ता रहता है। मेडिकल मैनेजमेंट चलता रहता है जब तक की लाइफ चलेगी, कभी बंद नहीं होता है। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हम दवा ले रहे हैं, ये क्या क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी। तो ऐसा होता है कि नॉर्मली हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, पर हम दवा लेते वक्त उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें तो कितना वो एडवांटेज देगी वो चीज़ें सोचनी होती है। और अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलती है तो हमें वो दवा तो लेनी ही होगी। उसके माइल्डर या कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो तब हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और डॉक्टर उसका भी हमें निदान कराते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं, जैसे कि डिजीनेस, हेडेक, थोड़ी कमज़ोरी रहना या फिर चक्कर आना। इसलिए हम इसको रात को सोते हुए ही इनकी दवाओं को हम देते हैं। उसके साथ में हम कुछ और भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि शाम को 7 बजे के बाद पानी ना पिएं, जिससे रात को ना उठना पड़े। और मेडिकल मैनेजमेंट के और भी कुछ कई फ़ायदे, जैसे सर्जिकल रिस्क नहीं रहती है पेशेंट को। और उसके अलावा पेशेंट जैसे कुछ पेशेंट 60 के बाद जिनके शुगर, बीपी या कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, तो उनको एक एक्स्ट्रा रिस्क रहती है सर्जरी की, वो मेडिकल मैनेजमेंट में नहीं है। तो कुछ पेशेंट जो अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए या उतने विलिंग नहीं होते हैं, उनको हम मेडिकल मैनेजमेंट से भी मैनेज करते रहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस हमें फॉलोअप ज़्यादा करना पड़ता है। दवा के जो साइड इफ़ेक्ट जिनकी हमने बात की वो है ही। सर्जरी इन वन गो पेशेंट को ट्रीट कर देती है। जो लोग मेडिकल मैनेजमेंट पे होते हैं और जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, उनको हम उसके प्रोस्टेट के कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बता देते हैं, जिससे वो ऐसा होने पे, कॉम्प्लिकेशन होने पे उनको पता रहे कि हाँ ये प्रोस्टेट रिलेटेड है और तुरंत ही मेडिकली चेकअप करवा ले। जैसे कि यूरिन में जलन होना या फिर यूरिन में ब्लड का आना या फिर बुखार आना या ब्लैडर के थोड़ा कमज़ोर होने से यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रोस्टेट के, तो इनको अवेयर रहें जो मेडिकल मैनेजमेंट पे हैं। और थर्ड स्टेप में आता है सर्जरी। जब मेडिसिन से अगर कंट्रोल ना हो तो हम सर्जरी पे जाते हैं, जो पहले तो ओपन होती थी, मतलब कि एक इंसिजन लगा के होती थी, पर आजकल दूरबीन से या जिसको एंडोस्कोपिक सर्जरी विद लेज़र और विद कोट्रियोल जो हम लोग करते हैं, तो उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता है। जो यूरिनरी मीएटस होता है उसके थ्रू ही हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करके प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा इंसिजन नहीं है। पेशेंट का 2 डे के स्टे के बाद और पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है और कैथेटर फ्री
मेडिसिन फ्री रहता है। तो अगर पेशेंट को सर्जरी की सलाह दी जाती है तो सर्जरी सेफर सर्जरी है प्रोस्टेट की। कोई ऐसी बात नहीं है कि सर्जरी से भी लोग घबराएं या ऐसा करें, और एक सही टाइम आने पे हमें सर्जरी करानी चाहिए। क्योंकि अगर मेडिकल मैनेजमेंट पे और अगर ब्लैडर पे जोर पड़ रहा है, कहने का मतलब है कि रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा है, ब्लैडर को अतिरिक्त एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो ऐसे में हम सर्जरी करने पे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज बाद में जब अगर ब्लैडर की कंप्लाइंस कम हो जाए प्रोस्टेट की वजह से, तो बाद में डिले करने पे सर्जरी के भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो एक सही पॉइंट पे सर्जरी भी कुछ लोगों को कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक मेरा ओवरऑल मैंने एक बताया है प्रोस्टेट के बारे में। और अब हम इसको टू वे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो हम उनको डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन बने। एक क्वेश्चन है हमारे पास रोशनी सेन का, आर देयर एनी चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? एनी कैंसर कैन रिकर, सो प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो रिकर। इसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एक अलग तरह का कैंसर है और दूसरे कैंसर से। प्रोस्टेट कैंसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम प्रोस्टेट को, जो भी कैंसर के ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो उनमें उस ऑर्गन को पूरा निकाल दिया जाता है ताकि वो कैंसर भी निकल जाए, वो ऑर्गन भी निकल जाए, जिससे कैंसर की रिकरेंस की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। प्रोस्टेट के कैंसर में क्योंकि ये बहुत स्लो बढ़ता है, तो कई बार हम सर्जरी का ऑप्शन ना चुन के हार्मोनल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट भी चूज करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट को ना निकाल के हार्मोनल ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कैंसर ना बढ़े या फिर जो बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम होता जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ समय बाद, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हमने नहीं निकाला, प्रोस्टेट को नहीं निकाला, तो कुछ समय बाद प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने लगता है और स्लो बढ़ता है, पर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता बहुत बार। और 10-15 साल तक तो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होने के बाद अगर मेडिकल मैनेजमेंट पे है, हार्मोनल एब्लेशन पे है, तो उनकी लाइफ निकल जाती है इजीली। पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। तो एक तो रिकर वैसी कंडीशन में हो सकता है, और अगर प्रोस्टेट पूरा सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है तो उसके रिकर होने के उतने ही चांसेस हैं जितने और दूसरे कैंसर्स के चांसेस होते हैं। अगर सर्जरी अच्छी की गई है तो नो डाउट रिकर नहीं होना चाहिए। ये चांदनी जी का है मैसेज, इज ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर गुड फॉर प्रोस्टेट? ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, बट in the case of prostate we restrict water after 7 p.m. in the evening, because prostate patients, they have increased frequency of urination during night. Urine forms in good quantity in the night, and so we restrict fluid after 7 p.m. Again, चांदनी जी का अगेन एक मैसेज है, what should be included in the history and physical examination in men with symptoms suggesting BPH? In history we ask all the symptoms I have discussed earlier, like urgency, frequency, intermittency, straining, evacuation of bladder, nighttime frequency, dysuria, burning micturition, constipation, any other comorbid condition like diabetes, hypertension, any cardiac history, any surgical history, any prostate surgery in the past, any medicines he is taking for the prostate, and for any other medical illness also. And then and second is physical examination. In this we see the meatus, we see the for the prepuce for phimosis. Then per rectal examination we see the size of prostate, nodularity, hardness, and texture of the prostate, and I think, and then we go for the investigations which are very specified, like sonography, uroflowmetry, serum PSA and creatinine. चेला जी का है मैसेज, how one can diagnose that he is suffering from prostate cancer? Yes, a simple test, serum PSA, which can diagnose prostate cancer. If
if PSA is raised, then we see that it is because of prostate cancer or because of prostatitis, means infection. So we differentiate both of them. But if serum PSA is raised, then DRE, means per rectal examination, and MRI helps. Pankaj, what dietary measures patient should follow if he had BPH? Yes, dietary measure, we have spoken about dietary measures, that he should not take more liquid after 7 p.m. Then he should avoid oily and oily food, heavy food in the night. He should do exercise in morning and in the evening. I think this is sufficient, and no special diet for prostate. What food affect prostate? No, नथिंग. ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कोई फूड से प्रोस्टेट बढ़ता हो या कम होता हो. बस इवनिंग के बाद यूरिन कम बने, इसलिए हम फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और साथ में ऑयली फूड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि इवनिंग में उनको बार बार यूरिन न जाना पड़े. बाकी कोई फूड ऐसा नहीं है जो प्रोस्टेट बढ़ाता है या कम करता है. कुछ ऐसे फूड ज़रूर है, जैसे कि ज़्यादा नमक मिर्च मसाला या चाय कॉफ़ी, ये भी हम कम इसलिए करते हैं कि एक तो यूरिन कम बने और दूसरा ब्लैडर इरिटेट कम हो, जिससे ब्लैडर बार बार यूरिन जाने की इच्छा. मेरी उम्र 55 ईयर है, प्रोस्टेट की कोई तकलीफ नहीं है, पहले से क्या सावधानी रखनी चाहिए. हाँ, अगर 55 की एज पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक रूटीन हेल्थ चेकअप तो 50 के बाद बनता ही है. उसमें आप सिंपल सीरम PSA और सिंपल एक सोनोग्राफी होनी चाहिए, और दूसरे टेस्ट दूसरे ऑर्गन के लिए जैसे कि हार्ट के लिए वो तो होने ही चाहिए 50 की एज के बाद. BPH एक यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल ये जुड़ी हुई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से. तो हाँ, कुछ पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है प्रोस्टेट की वजह से. एज सच प्रोस्टेट खुद इरेक्टाइल फंक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, पर यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से ऐसे पेशेंट्स में ऐसा होने लगता है. इज देयर एनी रोल ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इन मैनेजिंग BPH? यस, डेफिनेटली. कुछ पेशेंट्स में अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, और उनको हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस बताते हैं जो हेल्पफुल होती हैं. व्हाट काज प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर का कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो मॉडिफिएबल हो. सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. जेनेटिक्स से ही प्रोस्टेट कैंसर होता है. हार्मोनल जो चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो वो हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. Is it chance of BPH in youngsters below 35 year? No. 35 के नीचे प्रोस्टेट कम बढ़ता है. अगर प्रोस्टेट 35 के नीचे बढ़ रहा है तो उसको इवाल्युएट कराना चाहिए. उसमें उसका कुछ और रीज़न होगा. सिम्टम्स ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट. यस, हमने ऐसा डिस्कस जो इसका पहले कर चुके हम इसके बारे में, सिम्टम्स के बारे में. कैन प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी? यस. प्रोस्टेट कैंसर में is a multi-modality treatment is there for prostate cancer. Chemotherapy is one option also, radiotherapy, hormonal, surgical. 4-5 options we have, and we use them at the peculiar stage of the patient. Is radical prostatectomy is good treatment opinion for prostate cancer patient? Yes. Agar if cancer is limited to the prostate gland, then radical prostatectomy, and it also depends on the fitness of the patient and longevity of the patient. If he is going to survive for more than 10 years and fit for surgery, then radical prostatectomy is a good option. Does prevalence of BPH more in non-vegetarian people? No, it is not yet proved. Symptoms of enlarged prostate. Yes, we have discussed.
What is the main cause of prostate cancer? What is the main cause of prostate problems? What I am saying saying earlier that age, and we cannot reverse our age. Age is the main cause of the prostate symptoms. We cannot avoid it. We can just manage prostate symptoms. Okay, sir. You can scroll up. नहीं. Okay. लास्ट बोल दीजिए कुछ. सो एक मेरा मैसेज सब लोगों के लिए इस कोविड एरा में कि जो जिनको दूसरी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रोस्टेट की हो, हार्ट की हो, किसी भी और चीज़ की हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों को, और वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में नहीं आ रहे हैं, वो घर पे ही उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वो अपना ट्रीटमेंट बराबर फॉलो करें और डॉक्टर से पर्सनली बात करके क्लिनिक या हॉस्पिटल पे ज़रूर मिलें और अपना एक फॉलोअप रेगुलर रखें. अपनी जो दूसरी इलनेस है उनको कोविड के चक्कर में उनको वो अवॉइड ना करें, उसका ट्रीटमेंट बराबर लेते रहें. कोविड है बट आप अपने सिंपल जो प्रिकॉशंस हैं वो रखते हुए हॉस्पिटल जाएं. ऐसा नहीं है हॉस्पिटल जाने से ही आपको कोविड हो जाएगा. हम लोग डेली हॉस्पिटल जाते ही हैं और प्रिकॉशन रख के अपना करें और अपनी जो अदर देन कोविड जो हेल्थ है उसका ध्यान रखें इस एरा में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कोविड के चक्कर में लोगों को एक्सेस नहीं मिल रहा है, डॉक्टर का एक्सेस नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल जाने से अवॉइड कर रहे हैं, तो उनकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं, उनको अवॉइड नहीं करें. ओके. एक क्वेश्चन हो रहा है, हाउ लाइकली इन प्रोस्टेट कैंसर टू कॉज प्रॉब्लम इफ नॉट ट्रीटेड राइट अवे. यस, प्रोस्टेट कैंसर अगर कोई भी बीमारी हो, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो स्लोली प्रॉब्लम करेगी. प्रोस्टेट कैंसर नो डाउट ऐसा कैंसर है जो स्लो ग्रोथ करता है, तो उसको ट्रीटमेंट तो जरूरी है ही. अगर हम उसका एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है ऑब्जर्वेशन. डॉक्टर केवल ऑब्जर्व करता रहता है. बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जैसे पेशेंट का सर्वाइवल हमें लगता है कि ये 10 ईयर से कम ही सर्वाइव करने वाले हैं ओवरऑल उनकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, तो भी हम केवल ऑब्जर्वेशन ही करते हैं. पर ऐसी कंडीशन में भी इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कुछ करना ही नहीं है तो क्या हम डॉक्टर से मिले ही ना, पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उन सिम्टम्स को जल्दी पहचानते हैं, जल्दी पकड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं. तो कोई भी बीमारी या प्रोस्टेट कैंसर ही हो, उनका उसका ट्रीटमेंट तो लेना जरूरी है, अदरवाइज वो तो करेगा ही, हार्म तो करेगा ही. Does an enlarged prostate affect a man sexually? Yes, definitely. इसका आंसर हमने पहले भी दिया है कि डायरेक्टली प्रोस्टेट बढ़ने से सेक्सुअली जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या सेक्सुअली जिसको कहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती, पर इनडायरेक्टली यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है, बार बार यूरिन जाने का और ये सब प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी कमजोर हो जाती है. Can prostate be treated without surgery? Yes, definitely. Medical management is also there. सर्जरी तो हम तभी करते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट से भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है, तब ही हम सर्जरी पे जाते हैं, सर्जरी का ऑप्शन चूज करते हैं. अदरवाइज तो फर्स्ट स्टेज में तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, और सेकेंड स्टेप में हम मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं. तो दैट्स ऑल. Yes sir, question is over sir. Question. Okay, thank you all of you. Thank you. Take care, stay healthy, stay happy. Yeah.